जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम एनालिसिस, जितनी भी परीक्षाएं होती थी हर शिफ्ट की एग्ज़ाम एनालिसिस कराते थे, लेकिन यहां पे आरआरबी ने साफ मना कर दिया है कि आपका जो है एनालिसिस आप लोग नहीं करा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने एनालिसिस की वीडियो नहीं लाए हैं। आप लोगों को जो है 27 से 29 तक के बीच जो भी आपका शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा साथियों, ऑल शिफ्ट में, उसके सारे हमने इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जो कि आपके साइंस के 20+ क्वेश्चन और जीके जीएस के 70+ क्वेश्चन है, जो कि आपके हर एक शिफ्ट में देखने को ज़रूर से मिलने वाला है। तो इसमें टॉपिक वाइज भी कुछ क्लासें हैं, जिसमें कि रसायन विज्ञान, आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अनुच्छेद से है, और महत्वपूर्ण संविधान, अंतर्राष्ट्रीय और वादी यंत्र से, इन सभी टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस जिसमें कि हमने 90 से 100+ के बीच क्वेश्चन रखा है। तो चलिए साथियों, टॉपिक वाइज वीडियो है, तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें का हमारा पहला क्वेश्चन ये है साथियों, आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपके एलपी में किसी भी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को टूटने पर क्या मिलता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो भोजन को जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर उनको मिलता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र ये होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ग्लूकोज होगा। आपको याद रखना है साथियों, यहाँ रसायन विज्ञान से आपके टॉप 10 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि आपके एएलपी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहे पर चढ़ने वाली जो जंग की परत होती है किस रंग की होती है। तो लोहे पर जो परत होती है वो जंग की, वो भूरे रंग की होती है। तो यहाँ पे आपका भूरा रंग राइट आंसर होगा। साथियों, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एएलपी के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे भूरा रंग राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्लों का गुणधर्म अम्लीय क्यों होता है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि अम्लों का जो है गुणधर्म अम्लीय क्यों होता है। तो यह हाइड्रोजन आयन के कारण, मतलब कि हाइड्रोजन ये धनायन के कारण ये जो होता है अम्लीय होता है इसका गुणधर्म। तो यहाँ पर हाइड्रोजन धनायन होगा तभी ये जो होता है ये आयन, मतलब अम्लों का गुणधर्म अम्लीय होता है। तो धनायन के कारण अम्लों का गुणधर्म अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की क्रिया कैसी होती है। तो जल में जो है अम्ल या क्षारक के घुलने की क्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पे हम इसलिए आप लोगों को एनालिसिस नहीं करा रहे हैं साथियों, क्योंकि आपके जो है एएलपी यानी कि आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये हमको या किसी भी टीचर को जो है एनालिसिस कराने के लिए मना कर दिया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को एनालिसिस नहीं कराया जाएगा साथियों। तो आप लोगों को केवल क्वेश्चन आंसर जो है इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे साथियों, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसकी पाई जाने वाली धातु कौन सी, तो ये पारा धातु है। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे पारा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी धातु की विद्युत चालकता न्यूनतम होती है। तो लैंड की बात करें, लैंड जिसे पीबी के नाम से भी जानते हैं, लैंड यहाँ पे जो होता है इसकी विद्युत चालकता न्यूनतम यानी कि कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हीरे और ग्रेफाइट के कौन से गुणधर्म एक समान होते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म जो होता है ग्रेफाइट या हीरा का, तो वो एक समान होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो गुणधर्म हो जाएगा, रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है। तो यहाँ पे हीरा जो है वो सर्वाधिक कठोर धातु है। तो हीरा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेंडलीफ मतलब कि मेंडलीफ ने कितने तत्वों का वर्गीकरण किया है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ ने कितने तत्वों का वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने जो है 63 तत्वों का जो है इन्होंने वर्गीकरण किया है। 63 तत्वों का इन्होंने वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्या है इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह व आवर्त हैं। तो इसमें 7 जो हैं आपके आवर्त हैं और 18 जो हैं ये आपके समूह हैं, ये आपको याद रखना है। यहीं पे हमारा जो है रसायन विज्ञान समाप्त होता है। उस पे आ जाते हैं जीव विज्ञान पे। अपने जीव विज्ञान में आपके जो हैं 5 क्वेश्चन हमने लिया है जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके एलपी के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। वहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन की इसकी बात करें तो विस्मयपोषी जो होता है कि 2 उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जंतु और कवक जो होते हैं ये विस्मयपोषी के 2 उदाहरण हैं। तो जंतु और कवक यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषीय जो है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये लोग अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है। तो यहाँ पे कोशिका विभाजन को जो है साइटोकाइनिन जो है ये प्रेरित करता है। तो साइटोकाइनिन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कलम से उगने वाले पौधे के नाम बताओ। तो यहाँ पे कलम से जो है उगने वाले जिनको, यानी जैसे ये हमारा जो है ये पौधा, इसको यदि किसी औजार से हम कलम करके उसको यदि जो है भूमि में यानी दफन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो वो जो है हमारा यहाँ पे उग आएगा। तो यहाँ पे जो है वो कौन कौन से पौधे हैं। तो यहाँ पे गन्ना है, दूसरा गुलाब है, तीसरा है मेहंदी। इसको यदि कलम करके हम जो है लगाएंगे तो ये जो है धरती से उग आएगा, यहाँ पे हरा भरा हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, यानी इस सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे पहली बार जीन नाम मतलब कि जीन नाम किसने और कब दिया था। तो जीन नाम की बात करें तो ये जो है सन 1909 में दिया था। जिनका नाम है जोहान्स ने जो है इन्होंने सन 1900 में इनका जीन नाम दिया था। तो जोहान्स आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहीं पे हमारा जो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो यहाँ पे है हमारा समाप्त होता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉपिक हमारा यहाँ पे मतलब कि भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, वो हमारा यहीं से जो है शुरुआत हो जाता है। उसमें भी हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें पूछा कि रेखीय वर्धन का सूत्र क्या होता है। तो रेखीय वर्धन का आप लोगों को बता दें कि सूत्र इसमें का रेखीय वर्धन का ये होता है आपका m बराबर जो होता है I/O, और जो माइनस का लगेगा इसमें रेखीय वर्धन का सूत्र है। तो इसमें आपका H2/H1 यहाँ पे हो जाएगा और फिर इक्वल टू माइनस का यहाँ पे लगेगा। उसके बाद V/U यहाँ पे हो जाएगा। तो ये धनात्मक आवर्धन का जो है ये सूत्र है धनात्मक। यदि ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे आपका जो है माइनस की दर पर यहाँ पे साथियों इक्वल, यहाँ पे धनात्मक है तो धनात्मक नहीं, ये ऋणात्मक है। यहाँ पे यदि धनात्मक होगा तो आपका यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक है तो माइनस लगेगा। तो ये हो गया कुछ आपका रेखीय आवर्धन का जो है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्नेल का अपवर्तन नियम का सूत्र क्या है। इसका भी सूत्र जान लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसके सूत्र की बात कर लें तो इसका स्नेल का अपवर्तिक नियम ये होता है साइनाइट I/, यहाँ पे साइनाइट R, ये होता है इसका सूत्र sin I/sin R। यहाँ पे ये जो है नियतांक होता है, नियतांक यहाँ पर ये होता है नियतांक।
तो ये आपका जो है स्नेल का अपवर्तन का नियम का सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्या है कि वायु में कांच का अपवर्तन क्या होता है, कितना होता है। तो वायु में कांच का अपवर्तन की बात कर लें तो इसमें जो है आपका वहीं पे कांच का अपवर्तन जो होता है वो होता है 1.5। 1.5 जो होता है वायु में कांच का अपवर्तनांक होता है। तो 1.5 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे एक अश्व शक्ति के बराबर जो होता है 746 जो होता है वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है साथियों वो टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहीं पे हमारा जो है साथियों फिजिक्स जो कि जिसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं वो हमारा यहीं पे एंड होता है। और यहाँ पे जो होता है हमारा शुरुआत वो प्रमुख जनगणना से। हमने टॉपिक वाइज आपके लिए जो है ये वीडियो बनाई है साथियों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो ये हमारा प्रमुख जनगणना से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एएलपी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि इस क्वेश्चन का पहला प्रश्न ये है, मतलब इस टॉपिक का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स को जो है इनको जो है जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कहा जाता है। तो कार्ल मार्क यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा अर्थशास्त्र में जो है इन्होंने अर्थशास्त्र किताब में इन्होंने पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया था। तो अर्थशास्त्र यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी 1872 यानी 1872 में इसकी जो है भारत में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली जनगणना किसने जो है किसके शासन में काल में हुई थी। तो ये जो है लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा क्योंकि लॉर्ड मेयो के शासन काल में जो है भारत की पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष को जनसंख्या विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है 1921 को जो है जनसंख्या विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो 1921 यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिंगानुपात के कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे लिंगानुपात की बात कर लें साथियों तो यहाँ पे जो है उच्च मृत्यु दर या ये हो जाएगा चयन का महिलाओं गर्भपात जन्म से समय तक लिंग अनुपात में बदलाव। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिंगानुपात की बात कर लें, यदि देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होनी चाहिए। प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे 912 लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उत्तर बाल लिंग अनुपात है। तो यहाँ पे आपका मिजोरम राज्य जो है यहाँ पे आपका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य है उत्तर बाल लिंग अनुपात में आता है जो मिजोरम राज्य है। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य महानगरीय शहरों की सबसे यानी कि सबसे संख्या ज़्यादा किसकी थी। तो यहाँ पे आपका हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश जिसे हम यूपी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको हमने बता दिया है। तो यूपी यहाँ पे आपका राइट आंसर है यानी उत्तर प्रदेश, जिसका पुराना नाम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है
तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक संविधान से, जिसमें 21 क्वेश्चन हमने लिया है जो कि आपके एएलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे जो है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बराबर यहाँ पे होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के जनक इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो यहाँ पे प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। राइट आंसर आपका प्रस्तावना है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों का गारंटी दी गई थी। तो यहाँ पे जो है आपका 6 मौलिक अधिकारों को जी है वारंटी दी गई थी। तो यहाँ पे आपका 6 मौलिक अधिकार यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे बात कर लें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है। तो यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये 21 आर्टिकल 21 देता है ये गारंटी। तो यहाँ पे आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे बात कर ले, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किससे पास होती है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है। तो भाग 5वां जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि संविधान का 5वां भाग जो है ये कार्यपालिका से संबंधित होता है। तो यहाँ पे भाग 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात कर लें कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल की बात कर ले तो यहाँ पे 6 वर्षों तक का इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। यहाँ पे आपको सारे आंसर को और क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि आपके एएलपी के एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। आपके ये स्टैटिक जीके से सभी टॉपिक हमने लिया है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि भारत के किसी राज्य के राज्य सरकार का मुखिया कौन होता। तो यहाँ पे जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के किसी राज्य का सरकार कौन या मुखिया कौन होता है। तो वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे की जाती है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये एक मतलब 61 का यहाँ पे 61वां संशोधन करके जो है यहाँ पे जो है 21 वर्ष की जो है मतदान करने की आयु को घटा कर यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई है। ये किसके जो है आर्टिकल 61 के संशोधन से ये हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर आपका 61 संशोधन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के नियंत्रक जो होता है एवं महालेख परीक्षक CAG जिसको बोला जाता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 552 जो होती है लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है। 552 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो सूची है वो कौन सी सूची है। तो यहाँ पे 8वीं सूची है। 8वीं अनुसूची जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के मतलब किस भाग में निहित है। तो यहाँ पे भाग जो है आपका 4थे भाग में इसका निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वहीं पे बात कर लें कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 18 वर्ष के जो व्यक्ति या फिर महिलाएं होती हैं, पुरुष या महिला, वो मतदान दे सकती हैं। तो 18 वर्ष यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन शामिल होता है। इसमें जो है संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य ये सभी लोग शामिल होते हैं।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों और विधानसभा की सभाओं के निर्वाचन सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की वहीं बात कर लें आपके, तो संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू और कश्मीर के लिए संशोधित जो होता है विशेष प्रावधान के लिए यह संबंधित है साथियों। धारा आपका 370 जो है जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे 370 आपका जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो ये 1950 में ये अपनाया गया था। 1949 को ये बनकर लागू हुआ था साथियों, 1949 को ये बनकर जो है तैयार हो गया था, दोस्तों तैयार हो गया था। तो इसको लागू किया कब किया गया? तो एक वर्ष बाद यानी इस 1950 में जो है इसको लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1955 को जो 26 नवंबर 1950 को ये आपका संविधान जो है लागू हो चुका था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे BR अम्बेडकर यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो भारतीय संविधान में कितना अनुसूचियाँ? तो यहाँ पे जो है आपकी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 20 अनुसूचियाँ यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका ये जो है संविधान टॉपिक यहाँ पे जो है समाप्त होता है। अब आपका जो है शुरू होता है महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क से ही आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें नेशनल पार्क से, तो यहाँ पे आपका रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सिरका जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। वहीं पे नेक्स्ट की बात कर लें कि घना पक्षी जो है राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये इसकी बात करें ये भी राजस्थान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क उद्यान की बात करें राज्य के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसकी बात कर लें तो ये मध्य प्रदेश में ये भी स्थित है आपका। नमदाफ जो है ये नमदफा राष्ट्रीय पार्क उद्यान जो ये है भारत के किस राज्य में यह स्थित है? तो इसकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क उद्यान की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। वहीं कैलाश जो है दोस्तों कालेसर जो होता है ये राष्ट्रीय पार्क उद्यान ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये इसकी बात करें ये हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूधवा राष्ट्रीय पार्क जो ये कहाँ पे किस राज्य में स्थित है? तो दूधवा राष्ट्रीय पार्क उद्यान ये जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क उद्यान की बात कर लें ये किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में आपका स्थित है। झारखंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि सिरोही जो राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये भी आपके जो है मणिपुर राज्य में ये स्थित है। तो मणिपुर राज्य यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि खंचनाजोंगा जो ये राष्ट्रीय पार्क उद्यान है ये सिक्किम में आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे सिक्किम में ये स्थित है। सिक्किम राज्य में जो है खंचनाजोंगा ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो क्लाउडेट जो होता है ये राष्ट्रीय पार्क उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये त्रिपुरा में है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय की बात कर लें तो ये तमिलनाडु में आपका राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है। सिमली राष्ट्रीय पार्क की बात कर लें तो सिमली राष्ट्रीय पार्क जो है उड़ीसा राज्य में है। डम्फा भारत अभ्यारण्य जो होता है ये किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। डम्फा की बात करें तो ये मिजोरम में है। वहीं सलीम जो होता है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में ये है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क उद्यान तो ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बुक्सा जो है राष्ट्रीय पार्क उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में ये भी स्थित है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मानस राष्ट्रीय जो होता है मानस जो होता है राष्ट्रीय पार्क उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये जो है आपका आसम में स्थित है। यहाँ पे हमारा नेशनल जो है पार्क ये यहाँ पे आपका जो ख़त्म होता है।
यहाँ पे शुरुआत होती है वाद्य यंत्र से। वाद्य यंत्र से आपके काफ़ी क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहे हैं साथियों। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं साथियों। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सारी क्लास को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज चलते हैं वो सारी क्लासें आपको लेना है, और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो ये वाद्य यंत्र से जो है इसमें का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय सशस्त्र वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये शिव कुमार वर्मा को दिया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर शिव कुमार वर्मा हो जाएगा। एम जो है सुब्रमण्यम, जो किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं, ये प्रसिद्ध हस्ती हैं, तो ये घाटम से है। घाटम यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। वही नेक्स्ट की बात करें, राजीव जो है नादर जो है इमदाद खानी घराने, किस घराने की हिंदुस्तानी सशस्त्र वाद्य यंत्र से वादक से या फिर किससे संबंधित हैं, तो ये जो है सितार वादक हैं। इनका राइट आंसर सितार वादक होगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है, तो यह वायलिन वादक की बात कर लें तो नागाई आर मुरलीधरन, नागाई आर मुरलीधरन यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वायलिन वादक हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो यहाँ पे इनका जो है बांसुरी से है। तो बांसुरी वादक जो है हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं। यहाँ पे बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया राइट आंसर होगा, बांसुरी वादक हैं। पंडित भवानी शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये जो है आपका पंखवाज है। पंखवाज यहाँ पे पखावाज यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये पंडित भवानी शंकर जो है ये पखवाज से वादक से संबंधित है। वहीं पे नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात कर लें तो मद्रास संगीत अकादमी की संगीता जो कला निधि के पुरस्कार विजेता से जो है मोहन चंद्रशेखर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र वादक से हैं, तो ये जो है वायलिन वादक से इनका संबंध है। वायलिन वादक यहाँ पे आपका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात कर लें कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं, उस्ताद अल्लाह रखा जो है, उस्ताद साबिर खान, ये पंग किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए जाने जाते हैं, तो ये तबला वादक के लिए, ये तीनों चारों लोग जो है ये तबला वादक के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों यहीं पे हमारा ये जो है वाद्य यंत्र टॉपिक यहाँ पे समाप्त तो होता है। यदि आपको और भी टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो साथियों आप लोगों को इससे बहुत इम्पोर्टेंट जो है बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को ये क्लासेस से, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज ही बताया जा रहा है। आपके इधर उधर से क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे हैं। इसमें जो आपके आ सकते हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है। और एनालिसिस के लिए जो है आरआरबी ने जो है यहाँ पे एकदम से मना कर दिया कि आप लोग एनालिसिस मत कराइए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम जो है साथियों आपके बार बार जो है लीक हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से जो है एनालिसिस नहीं करा रहे हैं, नहीं ना ही करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लासें मिलेगी जो कि आपके एनालिसिस से भी जो है आपके एनालिसिस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग यदि ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप लोगों को काफ़ी जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।